मीडिया की दृष्टि का प्रैक्टिकली अर्थ क्या है? मीडिया आखिर किसको रिप्रेजेंट करता है? सामान्य तौर पर तो कहा जाता है कि जो उस समय की जनता या परिस्थितियां होती हैं, मीडिया उन्हीं को एक्सप्रेस करता है। मीडिया जो ज़मीन का यथार्थ है उसको अभिव्यक्त करता है और लोगों तक पहुंचाता है, या उस वक्त के जो प्रमुख घटनाएं हैं, उस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको आम जनता तक पहुंचाता है। लेकिन मीडिया का एक और भी रोल कहा जा सकता है। मीडिया लोगों के विचार को प्रभावित करता है। मीडिया केवल न्यूज़ नहीं देता, मीडिया व्यूज़ भी देता है, अपना दृष्टिकोण भी रखता है और अलग अलग घटनाओं का विश्लेषण करके उसके निष्कर्ष भी परोसता है। आमतौर पर हम मानते हैं कि जो सामान्य आदमी है, जिसका बहुत ज़्यादा इस प्रश्नों पर गहराई से विचार करने की ना ज़रूरत है ना उसके पास समय है, वो मीडिया जो निष्कर्ष परोस देता है मोटे तौर पर उनको उन निष्कर्षों को स्वीकार कर लेता है। इसलिए किसी भी समझ लीजिए समस्या को लेकर, किसी भी घटना को लेकर मीडिया का दृष्टिकोण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हम मीडिया कहते तो मीडिया भी एक स्वर से नहीं बोलता, मीडिया भी अलग अलग स्वर से बोलता है। मीडिया अपने आप में, जाने आप समझिए, अब मीडिया के जो 3 रूप देखे जाते हैं, और सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। उस मीडिया में भी अलग अलग हाउसेज हैं, अलग अलग अखबार हैं, अलग अलग चैनल हैं। तो ये इन सभी को मिलाकर जो मीडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, और कई बार ऐसा धोखा हो जाता है कि शायद ये सभी एक स्वर से बोलते हैं। ये एक स्वर से नहीं बोलते और मीडिया के अलग अलग स्वर होते हैं। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मीडिया जम्मू कश्मीर को लेकर अलग अलग स्वरों से बोल रहा है, उसका दृष्टिकोण क्या है, जो अलग अलग स्वर हैं वो स्वर कौन से हैं। इन सभी जो एक प्रकार से कहना चाहिए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर मैं बहुत ही संक्षेप में, जितना समय है उस समय के भीतर विचार करूंगा। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, इंडियन स्टेट थी, और आमतौर पर रियासतों में मीडिया को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि दखलंदाजी करने का अवसर नहीं दिया जाता था। जो देसी राजा थे वो मीडिया से बचने का प्रयास करते थे और उनकी इच्छा रहती थी कि उनके रियासत में, उनकी स्टेट में मीडिया का बहुत ज़्यादा दखल ना हो। जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें ब्रिटिश सरकार की इच्छा रहती थी कि मीडिया वो कहे जो ब्रिटिश सरकार के हितों के अनुकूल हो, और इंडियन स्टेट्स में जो राजा थे उनकी इच्छा ये रहती थी कि मीडिया के जो छूत है वो स्टेट में ना लगे, इसलिए मीडिया की वहाँ एंट्री ही ना हो। लेकिन जम्मू कश्मीर शायद पहली रियासत थी जिस रियासत के महाराजा ने स्वयं मीडिया को प्रोत्साहित किया, और उसका प्रयास रहा कि जम्मू कश्मीर में अखबार छपें। ये बड़ा एक प्रकार से कहना चाहिए बड़ा अजीब स्थिति है कि रियासतों में मीडिया को दबाया जाता था, मीडिया की दखलंदाजी ना हो, मीडिया की एंट्री ना हो, इसके लिए प्रयास किए जाते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा स्वयं प्रयास कर रहे हैं कि मीडिया का वहाँ विस्तार हो और वहाँ अखबारें छपें। जिन दिनों महाराजा प्रताप सिंह, जो महाराजा हरि सिंह के पहले के राजा थे, महाराजा प्रताप सिंह के राज्य में जम्मू कश्मीर का पहला अखबार छपना शुरू हुआ था, और जिसने शुरू किया था वो जम्मू का बहुत एक प्रकार से कहना चाहिए नामी गिरामी मीडिया परिवार कहा जा सकता है। सराफ परिवार के नाम से प्रसिद्ध है। मुल्कराज सराफ थे, उन्होंने पहला अखबार शुरू किया, उर्दू में था। उन दिनों जम्मू कश्मीर में जो मुख्य तौर पर भाषा थी वो उर्दू थी, अभी भी सरकारी भाषा वहाँ उर्दू ही है। तो मुल्कराज सराफ ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि महाराजा प्रताप सिंह के पास जब मैंने ये प्रस्ताव रखा और उनसे अनुमति चाही, तो महाराजा प्रताप सिंह ने सहर्ष अनुमति दी। और इतना ही नहीं, उनके भतीजे महाराजा हरि सिंह ने, जो उस वक्त राजा नहीं बने थे, उन्होंने मुझे फाइनेंशियल वित्तीय सहायता भी दी ताकि अखबार निकल सके। लेकिन आप हैरान होंगे, जम्मू कश्मीर में जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के लोग थे उन्होंने अखबार निकलने का विरोध किया। और मुल्कराज सराफ लिखते हैं कि मेरा अखबार तो महाराजा के पक्ष में भी नहीं लिखता था, ज़्यादातर महाराजा के खिलाफ ही लिखता था। लेकिन इवन देन महाराजा प्रताप सिंह और उसके बाद महाराजा हरि सिंह, उनका प्रयास रहा कि स्वतंत्र रूप से जहां मीडिया का प्रसार हो। जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी वहां थी
उनका प्रयास रहता था कि किसी ढंग से मीडिया का गला दबाया जाए। जी, मैंने घटना का इसलिए वर्णन किया कि जम्मू कश्मीर के बारे में जब हम मीडिया की बात करते हैं तो हमें एक ग्राउंड रियलिटी हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि वहाँ का जो महाराजा था उसकी मीडिया को लेकर क्या दृष्टिकोण था और जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी वहाँ दखलंदाजी कर रही थी उसका क्या दृष्टिकोण था। लेकिन जो अगली बात मैं उसके बाद की घटनाओं की करना चाहूँगा, मीडिया में कुछ इस प्रकार का स्वर उठता रहता है और जो शब्दावली प्रयोग की जाती है कि जम्मू कश्मीर समस्या है। देखिए, कई बार मीडिया कुछ शब्द उछाल देता है और वो शब्द चल पड़ते हैं और इतना चल पड़ते हैं कि वो शब्द ही अपने आप में एक स्तंभ बन जाते हैं और हमारा जो चिंतन है वो उस स्तंभ को आधार बनाकर उसके इर्द गिर्द शुरू हो जाता है। जम्मू कश्मीर समस्या है, ये शब्द इतना प्रचलित हुआ कि कुछ लोगों को लगने लगा शायद जम्मू कश्मीर अपने आप में हिंदुस्तान के लिए समस्या बन गई है। देखिए, कभी आज तक हमने मीडिया में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग अन्य राज्यों के लिए नहीं सुना कि हरियाणा समस्या है, उत्तर प्रदेश समस्या है, बिहार समस्या है। मीडिया ये तो कहता है कि बिहार में समस्याएं हैं, उत्तर प्रदेश में समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और आंध्र प्रदेश में समस्याएं हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो मीडिया ने जैसे मैंने कहा एक शब्द को कॉइन किया कि जम्मू कश्मीर समस्या है। तो एक तो मीडिया पर चर्चा करते हुए मीडिया का जम्मू कश्मीर को लेकर मीडिया का जो दृष्टिकोण रहा, ये मैंने शुरू में इसलिए स्पष्ट किया कि मीडिया का दृष्टिकोण या मीडिया का शब्द, मीडिया की टर्मिनोलॉजी जो जम्मू कश्मीर के लिए उसने प्रयोग की, वो टर्मिनोलॉजी अपने आप में गलत थी और उसमें जम्मू कश्मीर को समस्या बना दिया गया, ना कि जम्मू कश्मीर के भीतर की समस्याओं की चर्चा की। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ मीडिया को लेकर हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के भीतर की कौन सी समस्याएं हैं जिन पर मीडिया के दृष्टिकोण की हम चर्चा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भीतर की सबसे बड़ी समस्या जो है वो समझ लिए महाराजा हरि सिंह के वक्त में ही जम्मू कश्मीर के जो डेमोग्राफी है जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को आप मोटे तौर पर यदि चाहें तो 5-6 हिस्सों में बांट सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या में कश्मीरी लोग हैं। मैं मजहब की बात नहीं करता कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं। कश्मीरी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में लगभग 20-25 लाख के लगभग गुज्जर हैं जिनकी मातृभाषा गोजरी है, वो कश्मीरी नहीं बोलते। जम्मू कश्मीर में उस दृष्टि से डोगरा हैं। डोगरा यानी डोगरा एक प्रकार से जियोग्राफिकल टर्म है। जम्मू कश्मीर में राजपूत हैं और ख़ास करके जम्मू के जो संभाग है उसमें, इसी प्रकार कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में राजपूत हैं। जम्मू कश्मीर में लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया, लेकिन हम जब चर्चा करेंगे तो उसको भी उसमें शामिल करेंगे। जम्मू कश्मीर में लद्दाख के रहने वाले बौद्ध समाज के लोग हैं, कश्मीर में शिया समाज के लोग हैं, कश्मीर में बल्ती समाज के लोग हैं, कश्मीर में गिलगित के जो दर्दी समाज के लोग हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर जो कश्मीर के लोग हैं वो एक होमोजीनियस एंटिटी नहीं है। वो कहना चाहिए कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग समुदायों को मिलाकर जो स्टेट बनी है, तो ये जम्मू कश्मीर स्टेट है। इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये होमोजीनियस स्टेट नहीं, आर्टिफिशियल स्टेट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हितों के लिए बनाई थी। लेकिन मीडिया जब जम्मू कश्मीर की बात करता है तो मीडिया शायद केवल कश्मीर की बात करता है। मीडिया ना जम्मू की बात करता है, ना लद्दाख की बात करता है, ना गिलगित की बात करता है, ना बल्तिस्तान की बात करता है। इसलिए मीडिया का जो जम्मू कश्मीर को लेकर दृष्टिकोण है वो मैं समझता हूँ एकांगी दृष्टिकोण है। वो संपूर्ण जम्मू कश्मीर की बात कभी नहीं करता। अभी भी हम देख रहे हैं कि पिछले आप 5-7 सालों से मीडिया का थोड़ा उसको स्कैन कीजिए जम्मू कश्मीर को लेकर जो लिखता रहता है। यदि कोई सामान्य आदमी जो जम्मू कश्मीर का नहीं है या जम्मू कश्मीर के आसपास का नहीं है, बाहर का आदमी है, वो उस मीडिया को स्कैन करके उसको पढ़ेगा तो उसको मोटे तौर पर लगेगा कि शायद कश्मीर ही पूरा जम्मू कश्मीर है, जबकि कश्मीर जम्मू कश्मीर का बहुत सा छोटा हिस्सा है। बहुत सा छोटा क्या, मैं समझता हूँ सबसे छोटा हिस्सा है। जो जम्मू कश्मीर के 5 हिस्से हैं उसमें सबसे छोटा हिस्सा जम्मू कश्मीर है। सबसे बड़ा हिस्सा लद्दाख है, गिलगित है, बल्तिस्तान है और जम्मू उससे छोटा है, लेकिन सबसे छोटा जो हिस्सा है वो कश्मीर है। लेकिन मीडिया ने
जम्मू कश्मीर पर जब चर्चा करता है, जब जम्मू कश्मीर की समस्याओं की चर्चा करता है, तो मीडिया कुल मिलाकर कश्मीर की चर्चा करता है। इसलिए प्रिय मित्रों, मीडिया के इस व्यवहार के कारण जम्मू कश्मीर का बाकी राज्यों में जब दूसरे देशों में भी जम्मू कश्मीर का केवल एकांगी हिस्सा प्रस्तुत किया है, और जो कश्मीर की समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं को लगभग पूरे जम्मू कश्मीर की समस्या मानने का प्रचलन हो गया है। तो मैं समझता हूं मीडिया का जो दृष्टिकोण है, इस पर हमें विचार करना चाहिए कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर की चर्चा की जाए, ना कि केवल कश्मीर घाटी की। दूसरी बात जो मीडिया के दृष्टिकोण की मैं चर्चा करना चाहूँगा, और ख़ास करके पिछले लगभग 7 दशकों से जो जम्मू कश्मीर में हो रहा उसको लेकर। जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह के सिग्नेचर से जम्मू कश्मीर का भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में विलय हुआ। देखिए, एक मीडिया ने जो नया शब्द कॉइन किया जो अभी तक चला हुआ है, वो मीडिया का कॉइन किया हुआ शब्द है कि जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। प्रिय मित्रों, ये केवल जम्मू कश्मीर को लेकर ही कहा जाता है। ये मैं समझता हूं दिस ब्लंडर वाज कमिटेड बाय मीडिया, और जिसके कारण जम्मू कश्मीर को लेकर पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। देखिए, जिस वक्त अंग्रेज यहां से गए उस वक्त हिंदुस्तान में लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें थी, जिसको इंडियन स्टेट्स कहा जाता था। वो सभी की सभी रियासतें देवर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, वो भारत का हिस्सा थी। और केवल अंतर इतना ही था कि रेस्ट ऑफ भारत या रेस्ट ऑफ इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अलग था, और रियासतों का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो अलग था। लेकिन दोनों हिंदुस्तान का हिस्सा थे। इसलिए जब ये रियासतें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का हिस्सा बनी, तो मीडिया ने ये नहीं लिखा कि ग्वालियर हिंदुस्तान में शामिल हो गया। मीडिया ने ये नहीं लिखा कि हिमाचल प्रदेश का मंडी स्टेट इंडिया में शामिल हो गई। मीडिया ने ये नहीं लिखा कि बीकानेर हिंदुस्तान में शामिल हो गया, जयपुर हिंदुस्तान में शामिल हो गया, जोधपुर हिंदुस्तान में। किसी ने जिस शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि बहुत ही स्पष्ट था कि ऑल दीज इंडियन स्टेट्स दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। लेकिन प्रिय मित्रों, जम्मू कश्मीर की जब बात आती है, तो मीडिया ने जो शब्द कॉइन किया कि जम्मू कश्मीर इंडिया में शामिल हो गया। देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अभी भी अलग रहता, तब भी जम्मू कश्मीर वाज इंटीग्रल पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। ये जो शब्द जम्मू कश्मीर इंडिया में शामिल हुआ, इस शब्द से बहुत भ्रम फैला, और इस शब्द के कारण पूरे कश्मीर को समझने में आम लोगों को दिक्कतें आई। दूसरा शब्द जो मीडिया ने प्रचलित किया, और वो इतना प्रचलित हुआ कि अभी तक प्रचलित है, कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है। देखिए, ऊपर से देखने पर ये शब्द बड़ा इनोसेंट लगता है, लेकिन इसके भीतर अलगाव की गहरी, कहीं जिसको कहना चाहिए बहुत नीचे अलगाव की एक रेखा छिपी हुई है। जब हम बाकी प्रांतों की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कभी कहा जाता होगा कि आंध्र प्रदेश भारत का हिस्सा है, कि आंध्र प्रदेश भारत का है, उत्तर प्रदेश भारत का है, पंजाब भारत का है। भाई, इन सभी को मिलाकर भारत है, इन सभी की कंबाइंड आइडेंटिटी से भारत है। तो जम्मू कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, वो हम कौन हैं? ये जो हमारा है जम्मू कश्मीर, इससे कहीं ना कहीं भीतर अलगाव दर्शाता है कि वो अलग हैं, हम अलग हैं, लेकिन हमारा इस पर अधिकार है। इसलिए ये शब्द मीडिया का कॉइन किया हुआ था, और इतना प्रचलित हुआ कि अभी भी ऊपर से लेकर नीचे तक इसका प्रयोग होता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये दूसरा शब्द, मैंने दो शब्दों का इशारा किया कि एक तो कश्मीर को लेकर ही जो लिखा जाने लगा, वो लगा कि कश्मीर ही जम्मू कश्मीर है, और दूसरा जम्मू कश्मीर इंडिया में शामिल हो गया। इसका अर्थ ये लगता है, कई बार इसका इंप्रेशन जाता है कि शायद जम्मू कश्मीर पहले अलग था और वो इंडिया में शामिल हुआ। तो इसलिए लेकिन दिस ऑल कन्फ्यूजन बाय क्रिएटेड बाय मीडिया के, और खास करके अंग्रेजी मीडिया ने इस भ्रम को बहुत बढ़ाया। तीसरी बात जो मीडिया का और जम्मू कश्मीर को लेकर, मीडिया में आप खास करके 1947 के आसपास और 1950 के आसपास
जो अखबारें छपती थी, उन दिनों जम्मू कश्मीर में तो कम अखबारें छपती थी, ज़्यादा पंजाब से ही जो अखबारें जाती थी या दिल्ली से जो अखबारें थी। दिल्ली की अखबारों को जो गॉड नोज क्यों नेशनल मीडिया भी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है इसका अभी तक कुछ ये रहस्य पर से पर्दा हटा नहीं कि एक खास शहर में जो छपती अखबार वो राष्ट्रीय अखबार कहलाती है, जो दूसरे अखबार शहर से छपती है वो क्षेत्रीय अखबार कहलाती है। जो दिल्ली से मीडिया हाउसेज थे, अखबारें छपती थी, उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो इतना प्रचार नहीं था। जो दिल्ली से अखबारें छपती थी, खास करके अंग्रेजी में अखबारें छपती थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो नैरेटिव चला हुआ था उसको लेकर लगभग वही बातें कहीं जो उस समय की सरकार कहती थी। उसमें बहुत एनालिटिकल, जिसको कहने चाहिए कि मीडिया ने स्वयं परिश्रम करके, अखबारों ने स्वयं परिश्रम करके कोई नया विश्लेषण नहीं किया। जो सरकार ने कहा उसको एज इट इज छाप दिया। उसके कारण दो तीन भ्रम बने। एक तो ये कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में शामिल करने में देर लगाई और उसके कारण सारी समस्या पैदा हुई। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं खास करके जो गंभीर अखबारें हैं, जो गंभीर मीडिया है, उसको तो इस पर ध्यान देना चाहिए था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात पर अड़े हुए थे कि शेख अब्दुल्ला को पहले पावर दी जाए, उसके बाद ही हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में जम्मू कश्मीर को शामिल किया जाएगा। भाई जब बाकी जो इंडियन स्टेट्स इतनी शामिल हुई, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी राजा को नहीं कहा कि पहले आप अपनी पावर फलां को ट्रांसफर कर दीजिए, आपको तभी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में शामिल किया जाएगा। नॉट इवन ए सिंगल एग्जाम्पल, एक भी उदाहरण नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब भारत सरकार ने किसी एक राजा को भी कहा हो कि आप पहले अपनी सारी पावर फलां व्यक्ति को ट्रांसफर करिए, तब आपकी एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो केवल जम्मू कश्मीर के राजा के साथ ये भेदभाव क्यों किया गया? लेकिन दुर्भाग्य से 1947 से लेकर 50 या 52 तक के अखबारों को स्कैन कीजिए, खास करके जैसे मैंने कहा दिल्ली के अंग्रेजी अखबारों को स्कैन कीजिए, सभी अखबारें उसी नैरेटिव को लेकर चल रही हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते जब भारत सरकार गए। किसी ने जब प्रश्न नहीं उठाया कि वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन विद महाराजा हरि सिंह। प्रिय मित्रों, ये प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बहस में एक इधर के गुजरात के मेंबर थे, मोहम्मद हसन या हसानी, मुझे अब नाम उनका ध्यान में नहीं है, उन्होंने रादर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यह प्रश्न उठाया कि ये केवल महाराजा हरि सिंह के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये जो मीडिया को कहना चाहिए, मीडिया को इस प्रश्न पर गहराई से विचार करके विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने उस वक्त ऐसा नहीं किया, जिसके कारण ये भ्रम अभी तक बना हुआ है। तीसरी बात जो मैं समझता हूं, जम्मू कश्मीर में खास करके 1931 से लेकर 1950-52 के आसपास जो हुई है, उसका जिक्र मीडिया में बहुत, उन दिनों की अखबारें देखिए आप, खास करके 40-45 से आसपास के लेकर 50 के आसपास की अखबारें देखिए, या 52 तक की अखबारें देखिए। उस वक्त महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जो शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन चलाया, और बहुत बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन में शुरू में महाराजा हरि सिंह को, शुरू में इसको शेख अब्दुल्ला को कश्मीर के लगभग सभी लोगों ने सपोर्ट किया, जो हिंदू थे, क्योंकि जो हिंदू में इंटेलेक्चुअल थे, या थोड़ा जो लीडर थे, या थोड़ा जो मैटर करते थे, या जिनको सामाजिक कामों में रुचि थी, वो लगभग सभी लेफ्टिस्ट थे। और शेख अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह के खिलाफ मोर्चा लगाकर बैठे थे, और शेख अब्दुल्ला को कश्मीरी मुसलमान जो थे उन्होंने तो सपोर्ट किया, लेकिन एसटीएम मूल के मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया। अब ये एसटीएम मूल के मुसलमान कौन हैं? ये मीडिया, जो जम्मू कश्मीर का मीडिया खास करके, और जम्मू कश्मीर का मीडिया तो उन दिनों बहुत ज़्यादा नहीं था, और दिल्ली का मीडिया खास करके, उन्होंने दे मिस्ड दिस मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इन द होल स्ट्रगल ऑफ शेख अब्दुल्ला अगेंस्ट महाराजा हरि सिंह। एसटीएम मूल के मुसलमान कश्मीर में वो हैं जो विदेशी मूल के मुसलमान हैं, जो कभी अरसा पहले कश्मीर में आ गए थे और वहां सेटल हो गए थे, लेकिन जो अपने मूल देश के कल्चर से,
उसके इथॉस से, उसके हेरिटेज से, उसके मनोविज्ञान से अभी तक कटे नहीं हैं। वो आम कश्मीरी से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। ये एसटीएम के मूल के जो मुसलमान, एसटीएम, एसटी जाने, एस जाने सैयद, जो अरब से बाया ईरान कश्मीर में पहुंचे, टी जाने तुर्क, जो सेंट्रल एशिया से कश्मीर में पहुंचे, और एम जाने मुगल मंगोल, जो सेंट्रल एशिया से पहुंचे। ये सब हमलावर थे जो हिंदुस्तान में आए थे। उनमें से कुछ कश्मीर में भी घुस गए, कुछ इन हमलावरों ने जब कश्मीर पर हमला किया तो उनके साथ आए थे। लेकिन इनकी संख्या कश्मीर में लगभग 2-3% है। लेकिन प्रिय मित्रों, जब शेख अब्दुल्ला बाज ओरिजिनली कश्मीरी, शेख अब्दुल्ला एसटीएम मूल के मुसलमान नहीं है। शेख अब्दुल्ला कश्मीरी मूल के मुसलमान हैं। और कश्मीरी मूल का वो शेख इसलिए लिखते हैं, जब कश्मीरी मूल के ब्राह्मण कन्वर्ट हुए तो उनको लगा कि हम तो बड़े ऊंचे पाए पर बैठे हैं, अब हम इस्लाम में चले गए हैं, और इस्लाम में ऊंचे पाए पर कौन है? सैयद है। सैयद सबसे ऊंचे पाए पर है, तो वो ऊंचे पाए पर है, तो हम फिर कहाँ, हमारा क्या रुतबा हुआ? तो उन्होंने कहा हम शेख हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे शेख लिखना शुरू किया। तो जो कश्मीर में शेख लिखते हैं उनमें से बहुत से ज़्यादा जो कन्वर्टेड हैं वो ब्राह्मणों से कन्वर्ट हुए हैं। मैं ये इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जो एसटीएम मूल के मुसलमान थे, जब शेख अब्दुल्ला जो कश्मीरी मूल के मुसलमान थे उन्होंने आंदोलन चलाया, तो एसटीएम मूल के सब मुसलमानों ने सपोर्ट किया। सैयदों ने किया, मौलानाओं ने किया, मौलवियों ने किया, मीर बाइज़ों ने किया, और पीरजादों ने किया। ये जितने मीर बाइज़ हैं, पीरजादे हैं, और मौलवी हैं, और मुल्ला हैं, और सैयद हैं, तुर्क हैं, और मुगल मंगोल हैं, ये सब ने शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट किया। लेकिन क्यों किया? क्योंकि उनको लगता था कि महाराजा हरि सिंह को यदि उखाड़ दिया जाएगा तो सत्ता जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी। इसका संकेत बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि कश्मीर में जो आंदोलन हो रहा है, शेख अब्दुल्ला तो उस आंदोलन के आगे थे, लेकिन जी एसटीएम मूल के लोग पीछे थे। और एसटीएम मूल के लोगों का उद्देश्य क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर कहीं इंटरेक्ट इसका संकेत करते हैं कि महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, इसलिए हिंदू को शासन से उठाकर मुसलमानों के हाथ में शासन आ जाए, ये उनका उद्देश्य था। अदरवाइज हैदराबाद में आंदोलन क्यों हो रहा है? डेमोक्रेसी तो वहाँ भी नहीं थी। लेकिन चलिए, मैं हैदराबाद की बात नहीं करता, मैं जो मूल बात करने वाला हूँ, जब शेख अब्दुल्ला की पॉपुलरिटी बढ़ने लगी और शेख अब्दुल्ला ने एसटीएम मूल के मुसलमानों के वर्चस्व को नकारना शुरू कर दिया, तो एसटीएम मूल के मुसलमानों ने शेख अब्दुल्ला का विरोध करना शुरू कर दिया। प्रिय मित्रों, ये पूरा नैरेटिव जो है ये आपको मीडिया में कहीं नहीं मिलेगा, जबकि ये ग्राउंड रियलिटी कश्मीर में ये थी। अभी भी कश्मीर के लोग जो हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं। जब एसटीएम मूल के लोगों को लगा कि शेख अब्दुल्ला ज़्यादा शेख अब्दुल्ला उनके बाप सिद्ध हुए, उन्होंने कुरान शरीफ की जो वाणी थी, आयतें थी, उनको कंठस्थ कर लिया, और शेख अब्दुल्ला की आवाज़ मधुर थी, और कद भी भगवान की दया से बड़ा था, और कश्मीरी थे, गोरे सुंदर थे। उन्होंने मंच पर खड़े होकर और भाषण करने से पहले जब कुरान शरीफ की आयतें पढ़नी शुरू कर दी, तो पीरजादा और मीर वाइज और जो सैयद और जो तुर्क और जो मंगोल, उनके पसीने छूटने लगे कि जो काम हम करते थे वो तो शेख अब्दुल्ला ने शुरू कर दिया। उन्होंने शेख अब्दुल्ला का विरोध करना शुरू कर दिया। प्रिय मित्रों, एसटीएम मूल के मुसलमानों ने उस मरहले पर आकर शेख अब्दुल्ला का विरोध करना शुरू किया। और उस, मैंने जो शुरू में कहा ना कि 1947 से लेकर 52-53 की जो आसपास की अखबारें हैं, खास करके कश्मीर की, उन अखबारों को स्कैन कीजिए, 50 खबरें आपको मिलेंगी कि ये जो फिर मीर बाइज़ और पीरजादा और सैयद, तुर्क, मुगल, मंगोल और मौलवी, इनको कश्मीरी मुसलमानों ने या कश्मीरियों ने क्या कहना शुरू किया? बकरा पार्टी। क्योंकि दाढ़ी थी, उनका जो बकरा पार्टी है, और शेख अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो कौन सी है? शेर पार्टी है। तो ये जो शेर पार्टी और बकरा पार्टी का संघर्ष कश्मीर में हुआ, कश्मीर को समझने के लिए दिस इज मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द होल जो मूवमेंट था, उसका जो मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट है। लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया के किसी हाउस ने भी, मीडिया के किसी अखबार ने भी
इस जो ये नैरेटिव था इसको पकड़ने की कोशिश नहीं की। कश्मीरी अखबारों में छपता रहता था बकरा पार्टी वालों ने शेर पार्टी पर हमला कर दिया है, शेर पार्टी वालों ने बकरा पार्टी पर हमला कर दिया है, और निरंतर उन दिनों इन दोनों के संघर्ष की खबरें छपती थी। वो कश्मीरियों का एसटीएम मूल के लोगों के साथ संघर्ष था। वो कश्मीरियों ने एक प्रकार से कहना चाहिए एसटीएम मूल के वर्चस्व पर पहली बार प्रहार किया था। और प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं ये हिस्ट्री का दुर्भाग्य था कि शेख अब्दुल्ला सत्ता के लालच में आकर बाद में इसी एसटीएम मूल के लोगों के साथ मिल गए। लेकिन मैं जिस बात पर कंसंट्रेट करना चाहता हूं, इसमें पूरे मीडिया की भूमिका क्या थी, खास करके जो दिल्ली का मीडिया था, जो नेशनल मीडिया था, उसकी भूमिका क्या थी। देखिए, मीडिया को पेनिट्रेट करना चाहिए। न्यूज अलग चीज है, व्यूज में मीडिया को पेनिट्रेट करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो संवाददाता है उसकी जो सूंड है वो धरती, जैसे हाथी की सूंड धरती को टच करती है, वो सूंघता रहता है नीचे क्या हो रहा है, और कान उसके बड़े बड़े होते हैं, उसको दूर से सुनाई देता है। जो मीडिया है, जो संवाददाता है, उसकी सूंड धरती में टच करनी चाहिए ताकि नीचे क्या हो रहा है उसका उसको पता चलता रहे, और कान उसके इतने तेज होने चाहिए कि उसको दूर दूर क्या हो रहा है बस सब सुनाई देता रहे। लेकिन प्रिय मित्रों, मीडिया के कान इतने कमज़ोर हो गए कि उसको श्रीनगर में क्या हो रहा था, कश्मीरी चाहे मुसलमान थे, चाहे हिंदू थे, चाहे सिख थे, वो क्या कह रहे थे, ये किसी को सुनाई नहीं दिया। उनको केवल वही सुनाई दे रहा था दिल्ली में बैठकर जो शेख अब्दुल्ला कह रहे थे, या कहिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे, या जो नैरेटिव दूर से बैठकर कल्पना के आधार पर अंग्रेजी अखबारों ने विकसित किया था। हिंदी अखबार देखिए, हिंदी पंजाबी की अखबारें जो जम्मू कश्मीर के आसपास हिंदी पंजाबी की अखबारें पंजाब से छपती थी, वो फिर कहीं ना कहीं इस गहराई से इस बात को पकड़ रही थी। उन दिनों के आप संपादकीय देखिए, उन दिनों की खबरें देखिए हिंदी पंजाबी अखबारों की, वो कहीं ना कहीं वो गैस कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में नीचे क्या हो रहा है। लेकिन अंग्रेजी के अखबार इसको गैस नहीं कर पाए। प्रिय मित्रों, धारा 300 जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 के इंट्रोडक्शन पर, जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ, उसको पास किया गया, प्रैक्टिकली मीडिया के किसी पक्ष ने भी उसकी नुकसान क्या हो सकते हैं ये पूरा जाने एक प्रकार से शेख अब्दुल्ला और उसके साथियों द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर को बंधक बनाकर रखने के लिए बहुत बड़ी तार, जिसको बाड़ कहा जाता है, कि तार लगाई गई थी पूरे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। धारा 370 एक प्रकार की जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द तार थी, जिसको शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन दंपति के प्रभाव में शायद आकर, दंपति पर लॉर्ड माउंटबेटन तो उस वक्त चले गए थे, लेकिन उनका निरंतर संपर्क बना हुआ था। शायद मुझे आई एम नॉट श्योर कि लॉर्ड माउंट दंपति इसमें कितने इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन माउंटबेटन का जो पूरा चिंतन था वो कश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए था। इसलिए आर्टिकल 370 से कश्मीर को किसी न किसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान से अलग व्यवस्था में रखने का प्रयास किया गया। इसके जो नुकसान हो सकते थे, मीडिया ने उसको कितना खगाला, मीडिया ने उसको कितना स्कैन किया। आर्टिकल 370 को लेकर जिस वक्त आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस हुआ, उस वक्त एक और जो सब मीडिया के विद्यार्थियों को ध्यान में रखनी चाहिए कि धीरे धीरे विदेशी भाषाओं का मीडिया और भारतीय भाषाओं का मीडिया, उन दोनों के स्वर अलग होने लगे कश्मीर को लेकर। यानी जो भारतीय भाषाओं का मीडिया था, हिंदी का था, पंजाबी का था या दूसरी भाषाओं का भी, वो लगभग वो लिख रहा था जो जम्मू कश्मीर के नीचे से जो लोगों का आवाज़ थी। लेकिन अंग्रेजी मीडिया, जो विदेशी भाषा का मीडिया था, वो लिख रहा था जो ऊपर से स्टोरी प्लांट की जा रही थी। ये जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य है कि मीडिया ने कभी भी जम्मू कश्मीर की सही आवाज़ को जनता तक नहीं पहुंचाया। बाकी प्रदेशों की जनता की तो बात छोड़िए, जम्मू कश्मीर की आम जनता की जो आवाज़ है, मीडिया उसका भी रिप्रेजेंटेटिव एक प्रकार से नहीं बन पाया। अब मैं ताज़ा मीडिया का जो अभी ताज़ा भूमिका है मैं उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि पिछले 3-4 दशकों से जम्मू कश्मीर में एक प्रकार से आतंकवाद का दौर है
और अब स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर में खुद भी अखबारें काफ़ी छपनी शुरू हो गई हैं। पहले तो आज़ादी से पहले जितनी अखबारें जम्मू कश्मीर में आती थी, जाने की कोशिश करती थी, वो लाहौर की उर्दू अखबारें थी, जो लगभग ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पर महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन के बारे में छापती रहती थी और उसको कहना चाहिए एक प्रकार से हवा देती थी। लेकिन लाहौर जब पाकिस्तान में चला गया और उसके बाद जालंधर का जो मीडिया था, जालंधर का मीडिया ही जम्मू कश्मीर में जाता था, उसका जो भारतीय भाषाओं का मीडिया था वो लगभग वही धारा 370 को लेकर, बाकी प्रश्नों को लेकर वही लिख रहा था जो वहाँ का जनमानस था। लेकिन अभी 3-4 दशकों से जो वहाँ स्थिति बनी है और वहाँ जम्मू कश्मीर का अपना मीडिया भी डेवलप हुआ है। खास करके कश्मीर में बहुत सी अखबारें अंग्रेजी और उर्दू में छपनी शुरू हुई हैं। ये अलग बात है कि कश्मीर में कश्मीरी भाषा को लेकर अखबारें बहुत कम छपती हैं, जो 2-3 छपती हैं बड़ी मुश्किल से, वो बिकती बहुत कम हैं। ये भी मैं समझता हूँ दुर्भाग्य कहना चाहिए कश्मीर का, खास करके कि वहाँ की जो अपनी मातृभाषा है, उस मातृभाषा की जो दुर्दशा हुई है। कश्मीरी भाषा में ना कोई मैगजीन छपते हैं, ना कोई अखबारें छपती हैं, बहुत इक्का दुक्का कोई 1-2-3 अखबारें छपती हैं जिनकी सर्कुलेशन बहुत कम है। अब जम्मू कश्मीर में जो खास करके कश्मीर घाटी में जो मीडिया छपता है, मीडिया जो है अखबारें छपती हैं, उसमें उर्दू और अंग्रेजी की अखबारें ज़्यादा हैं। अब ये जो अखबारें हैं, इन अखबारों में जो छप रहा है पिछले 3-4 दशकों से, वो प्रैक्टिकली इनडायरेक्टली आतंकवादियों को समर्थन करने वाला ही छप रहा है। और उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं कि कश्मीर के लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। मैं इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ हिंदू और मुस्लिम और सिख। आम जो मुसलमान है, आम जो कश्मीरी मुसलमान है, आप कभी कश्मीर में जाइए, आम जो कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, महाराज, कामराज और यमराज। यमराज कहा जाता है श्रीनगर को, और महाराज और कामराज कहा जाता है जो कश्मीर के 2 हिस्से दूसरे हैं जहां गांव के लोग रहते हैं। गांव का जो कश्मीरी है वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। श्रीनगर का जो मुसलमान है वो उसको बहुत निहायत ही घटिया नजर से देखता है। तो ये जो कामराज और महाराज का मुसलमान कश्मीरी है, वो कश्मीरी आतंकवादियों के अगेंस्ट है, लेकिन आतंकवादी ताकत के बल से उनकी आवाज़ को दबाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो यमराज में अखबारें छपती हैं, वो अखबारें आतंकवादियों के बंदूक की आवाज़ को तो आगे बढ़ाती हैं, लेकिन लेकिन महाराज और कामराज के जो आम कश्मीरी हैं उनकी आवाज़ को आगे नहीं बढ़ाती। प्रिय मित्रों, इसके पीछे पैसा भी है। मीडिया को बाहर से पैसा, मीडिया जाने जो अखबारें छपती हैं उनको बहुत सा पैसा बाहर से आता है। लेकिन एक बात हैरानी की है, उनको कश्मीर सरकार का विज्ञापन भी बहुत मिलता है। आर्टिकल 370 से पहले तक मीडिया, जो खास करके कश्मीर घाटी का मीडिया है, उसकी स्थिति ये थी कि वो आतंकवादियों को रिप्रेजेंट करता था और कश्मीर सरकार से विज्ञापन लेता था। तो इसलिए वो मीडिया जो था वो प्रैक्टिकली, जिसको कहना चाहिए एक खास पर्पस में लगा हुआ था, वो मीडिया आम जनता की आवाज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता था। और अभी भी लगभग स्थिति यही है कि जो कश्मीर घाटी का मीडिया है वो आम जो कश्मीरी है, लेकिन यदि आतंकवादियों का तलस्सम टूटता है, यदि आतंकवादियों के बंदूक की आवाज़ शांत होती है, तो आम कश्मीरी की जो आवाज़ है वो किसी न किसी ढंग से मीडिया में भी प्रकट हो सकती है। आपके ध्यान में होगा मीडिया कश्मीर में एक अखबार के संपादक को आतंकवादी ने गोली मारकर मार दिया था। उसका मैसेज मोटे तौर पर यही था कि बाकी जो अखबार हैं वो भी इस बात को समझ लें कि जो हमारे खिलाफ लिखेगा उसका क्या होगा। जो मीडिया आतंक के साए में जीता है, वो मीडिया जनता की आवाज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वो ये तो उन अखबारों की बात होगी जो विविधता में लिखते हैं, लेकिन जो मीडिया आतंकवादियों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आजकल एक शब्द चला हुआ है कि अंडरग्राउंड टेररिस्ट और ओवरग्राउंड टेररिस्ट, तो वो मीडिया प्रैक्टिकली ओवरग्राउंड टेररिस्ट का काम करता है। और वो मीडिया आम जनता को इनडायरेक्टली अखबार के माध्यम से डराने का काम करता है। जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर घाटी में मीडिया की जो स्थिति है वो इसी प्रकार की स्थिति है। लेकिन आर्टिकल 370 के ख़त्म होने से
मैं समझता हूं जो कुछ सचमुच इंडिपेंडेंट विचारों के पत्रकार हैं, प्रश्न ये नहीं कि वो सरकार के पक्ष में लिखते हैं विपक्ष में लिखते हैं, इट्स नॉट ए क्वेश्चन। मीडिया को जब हम इवेल्युएट करेंगे तो उसका आधार ये नहीं होना चाहिए कि सरकार के पक्ष में लिखता है कि सरकार के विपक्ष में लिखता है, केवल इतना ही है कि उसका जो नैरेटिव है वो देश को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। कश्मीर में जो मीडिया का नैरेटिव था वो देश को तोड़ने वाला था और अभी भी है। लेकिन दिल्ली के बहुत से अखबार, खास करके जो अब तो कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल, वो शब्दों का चयन इस प्रकार करते हैं कि इनडायरेक्टली आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। अभी मैं एक दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। कश्मीर में 5 आतंकवादी मारे गए, मिलिट्री से और सशस्त्र बलों से भिड़ंत हुई और मारे गए। और एक मीडिया हाउस क्या कहता है, कश्मीर में 5 नागरिक मारे गए। भाई आप उसको कह तो कुछ नहीं सकते क्योंकि वो भी नागरिक ही थे। टेक्निकली तो आप उसको नहीं कह सकते कि आपने गलत क्या लिखा है, वो तो यही लिखेंगे कि नागरिक थे। नागरिक ऐसा तो नहीं कि नागरिक नहीं थे, तो मारे गए तो हम यही लिखेंगे 5 नागरिक मारे गए थे। लेकिन प्रिय मित्रों 5 आतंकवादी मारे गए, जब 5 नागरिक मारे गए, लीगली तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत फर्क पड़ेगा। जब मैं लिखता हूं 5 नागरिक मारे गए तो पढ़ने वाला जरूर समझ सकता है कि शायद इनोसेंट नागरिक मारे गए। जब मैं लिखता हूं 5 आतंकवादी मारे गए तो पढ़ने वाला समझता है कि जो आतंकवादी, जो दहशतगर्द थे, वो मारे गए। ये शब्दों का चयन जो आज जम्मू कश्मीर को लेकर मीडिया कर रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भिड़ंत में 5 एक प्रकार से कहना चाहिए सैनिक, भारतीय सेना के सैनिक मारे गए। तो दिल्ली का एक अखबार लिखता है, शायद इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी कहता है कि 5 सैनिक किल्ड, मारे गए, और 6 नागरिक मारे गए। अब इससे आप क्या अर्थ निकालेंगे? मैं कहता हूं अर्थ कुछ भी निकले, लेकिन जो ये शब्द का प्रयोग कर रहा है उसकी मानसिकता क्या है, वो कन्वे क्या करना चाहता है, ये बहुत स्पष्ट हो गया है। जब आतंकवादियों से टक्कर लेता हुआ, जहां लद्दाख में चीन की सेना से टक्कर लेता हुआ, जहां कहीं भी किसी एक प्रकार से कहना चाहिए सीमा पर लड़ाई में भाग लेता हुआ जब सैनिक मारा जाता है तो वो मारा नहीं जाता, वो शहीद होता है। लेकिन हमारा मीडिया का एक सेक्शन कहता है इतने सैनिक मारे गए, किल्ड, और इतने नागरिक मारे गए। तो इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर खास करके एक सेक्शन ऑफ द मीडिया, खास करके जो दिल्ली में और अंग्रेजी, मैं इसको इसलिए कहूंगा अंग्रेजी मीडिया। एक बात और आप कश्मीर पर चर्चा करते हुए ध्यान में रखिए, जब मीडिया की बात होती है तो मोटे तौर पर यह मानिए कि अंग्रेजी मीडिया, भारतीय मीडिया और अंग्रेजी मीडिया का आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो दोनों का स्वर लगभग आपको अलग अलग सुनाई देगा। भारतीय भाषाओं का मीडिया जम्मू कश्मीर की घटनाओं को जब लिखता है, छापता है, तो उसका स्वर एक प्रकार से जमीनी स्तर पर जो सच्चाई के नजदीक है। लेकिन जो अंग्रेजी मीडिया लिखता है वो जानबूझकर ऐसे शब्द कॉइन करता है जिन शब्दों से भ्रम का निर्माण हो, वो आतंकवादियों की लड़ाई को एक प्रकार से जेन्युइन स्ट्रगल सिद्ध कर सके। बहुत से अखबार वालों ने तो टेररिस्ट की जगह मिलिटेंट लिखना शुरू कर दिया है। टेररिस्ट शब्द को बाहर के देशों में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए कश्मीर में जो टेररिस्ट आतंकवादी लड़ रहे हैं, तो बहुत से अखबारों ने देखा यदि हम टेररिस्ट लिखते रहे, तो चैनल ने भी सोचा यदि हम टेररिस्ट कहते रहे तो बाहर से जो सपोर्ट आ रही है वो शायद बंद हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा नया शब्द कौन सा क्वाइन किया जाए, तो मिलिटेंट शब्द क्वाइन कर दिया। मिलिटेंट टेररिस्ट के मुकाबले में कम आहत करता है, टेररिस्ट ज्यादा आहत करता है। तो ये जो कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर मीडिया में एक खास किस्म का नैरेटिव पिछले कुछ सालों से बनाने की कोशिश की गई, प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं उसने जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत से भ्रम पैदा किए हैं, बहुत से एक प्रकार से कहना चाहिए कन्फ्यूजन पैदा किया है। अब जिस वक्त आर्टिकल 370 खत्म हो गया है, और आर्टिकल 370 खत्म होने का अर्थ यह है कि जो दीवार चारों ओर जम्मू कश्मीर के दीवार खड़ी की हुई थी, वो दीवार अब टूट गई है। अब उस दीवार टूटने से मैं समझता हूं मीडिया का स्वर भी बदलेगा, और मीडिया जो आतंकवादियों के स्वरों को ही अभिव्यक्त कर रहा था वो भी थोड़ा बहुत कुछ सीमा तक बंद होगा,
और आम जनता की जो आवाज़ है, जो नैरेटिव है, जो आम जनता की भावना है, वो कश्मीर के मीडिया में, जम्मू कश्मीर के मीडिया में प्रतिध्वनित होगी। और लास्ट में एक दो बातें और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। गिलगित और बल्तिस्तान में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो आज पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, गिलगित पाकिस्तान में मीडिया की क्या स्थिति है? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में शिया समाज है। शिया समाज का मुसलमानों से लंबे अरसे से संघर्ष चल रहा है। शिया समाज को मुसलमान जो हैं वो एक प्रकार से काफिर ही मानते हैं, और पाकिस्तान में तो शिया समाज के जो पूजा स्थल हैं, शिया समाज के जो इबादत खाने हैं, उन पर बम गिराए जाते हैं। तो शिया समाज का जो मुसलमानों से झगड़ा ये आज का नहीं है, ये करबला के मैदान से शुरू हो गया था। जब अली के सपुत्रों को करबला के मैदान में मुसलमानों ने घेर कर ब्रूटली मर्डर किया, तभी से ये लड़ाई शुरू हो गई थी। मुसलमान और शिया की लड़ाई इतनी पुरानी है। और गिलगित बाल्तिस्तान में मुसलमान, पाकिस्तान से ला कर मुसलमानों को वहां बसाया जा रहा है और शिया समाज उद्वेलित है। लेकिन वहां का जो मीडिया है वो पाकिस्तान सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन अभी आप पिछले समझ लीजिए 2-3 सालों का वहाँ से खास करके सोशल मीडिया को स्कैन करिए और वहाँ के कुछ अखबारों को भी स्कैन करिए। गिलगित बाल्तिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ धीरे धीरे विद्रोह के स्वर उस मीडिया में सुनाई देने लगे हैं। और प्रिय मित्रों, एक बात जो और ध्यान में रखनी चाहिए, गिलगित बाल्तिस्तान में जो मीडिया है आप उसको गहराई से स्कैन करने का प्रयास करें, उसमें आपको कहीं धीमे स्वर सुनाई देंगे कि जो प्री इस्लामिक हेरिटेज है वो लोग उससे जुड़ने का प्रयास कर, खास करके युवा पीढ़ी उससे जुड़ने का प्रयास कर रही है। और जो बल्ती भाषा है, कहीं कहीं डिमांड उठने लगी कि उसको भोटी स्क्रिप्ट में लिखा जाए, क्योंकि बल्ती भाषा की पहले स्क्रिप्ट भोटी थी, बाद में उसको चेंज करके अरबी स्क्रिप्ट कर दिया गया। तो ये जो गिलगित बाल्तिस्तान का मीडिया है उसका हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा स्कैन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि गिलगित बाल्तिस्तान अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। इसलिए जैसे मैंने कहा, मीडिया ने तो नैरेटिव भी ऐसा बना दिया कि शायद जम्मू कश्मीर के 3 ही हिस्से हैं, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 5 हिस्से हैं और ये गिलगित और बाल्तिस्तान सबसे बड़े हिस्से हैं। इनको मीडिया का जब हम बात करते हैं तो हमें गिलगित बाल्तिस्तान में मीडिया क्या कर रहा है उसका भी ध्यान करना चाहिए। और अभी धीरे धीरे उसकी वृत्ति, लोगों की वृत्ति बढ़ी है और भारत में भी, जम्मू कश्मीर में भी उसको लेकर रुचि बढ़ी है। मुझे लगता है कुल मिलाकर आज मीडिया का जो जम्मू कश्मीर के बारे में दृष्टिकोण है और जम्मू कश्मीर के पूरे नैरेटिव को जो दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में मीडिया की भूमिका रही है, तो मैंने उस पर जितने संक्षेप में चर्चा कर सकता था मैंने की। आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मैं एक बार आप सभी का फिर बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।